लोकसभा चुनाव 2024 तो खत्म हो चुका है, लेकिन सियासत अभी भी जारी है, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव रहा है वो इस बार का एकदम अलग रहा है। जहां बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, वहीं बीजेपी जो है वो 240 पर और एनडीए की जो सरकार है वो महज 290 सीट और उसके आसपास ही सिमट गई है। लोकतंत्र की खूबसूरती इसी को कहते हैं। जहां एक वक्त में नीतीश कुमार को कहा जा रहा था कि उनका करियर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, वो पूरी तरह से अब डाउनफॉल पे आ चुके हैं और कहा जा रहा था कि वो बिहार की सत्ता चलाने के लायक नहीं रहे हैं, लेकिन वही नीतीश कुमार के कंधे पे आज एनडीए की सरकार बनी है और आज वो बिहार की सत्ता तो छोड़िए, देश की सत्ता चला रहे हैं। वो उनके कंधे पर देश की सत्ता चल रही है। वहीं अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो एक वक्त में अखिलेश यादव के बारे में भी कहा गया था कि अखिलेश यादव अब डाउनफॉल है उनका और उन्हें अब सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि कौन सी सेंटर में राजनीति करेंगे या फिर जो भी तरह तरह की चीज़ें। अभी कुछ दिन पहले ही का आप न्यूज़ देख लीजिए उठा करके, तो कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव एकदम से पूरी तरह से नहीं उभर करके सामने नहीं आएंगे। लेकिन 2024 का जो चुनाव है उसका अगर किसी को मैन ऑफ द मैच कहा जाएगा तो वो है अखिलेश यादव, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से 37 सीटें जीती है वो अपने आप में एक अचंभित करने वाला था, एक हैरान करने वाला प्रदर्शन था। कहा जाता है कि दिल्ली की जो सत्ता है उसका दरवाजा यूपी से होकर के जाता है और यूपी में जिस तरीके से योगी सरकार है और सेंटर में मोदी सरकार है और मोदी सरकार फुल मेजोरिटी के साथ थी इस बार, और ऐसा माना जा रहा था जिस तरीके से 2019 में देखा गया था कि मोदी, सिर्फ मोदी मोदी चारों तरफ नारे लगाए जा रहे थे, उसी तरीके से 2024 का भी चुनाव माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी तो 300 से पार तो जरूर जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा अगर कहीं लगाम लगा है वो है भारत के यूपी में। यूपी में लोकसभा की जो सीटें हैं वो सबसे ज्यादा है, 80 सीटें, और यहां पे माना जा रहा था कि ये बीजेपी का गढ़ है। यहां कम से कम नहीं भी तो अगर थोड़ा भी कम होगा तो 70 से ज्यादा सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन जीतेगी। लेकिन इसके उलट सबसे अच्छा प्रदर्शन जो यहां का रहा है वो रहा है अखिलेश यादव का। और सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली खबर है वो थी फैजाबाद सीट से। फैजाबाद सीट जो है वो अयोध्या की सीट है। अयोध्या एक ऐसा सीट है जिसके बारे में माना जा रहा था कि पूरी बीजेपी की जो राजनीति है उसी पे टिकी हुई है, मतलब राम मंदिर पे। राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा था बीजेपी के लिए, लेकिन ताज्जुब और सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाला जो रिजल्ट आया, जैसे कहा जाता है कि क्रिकेट में लास्ट बॉल पे भी नहीं पता होता है कि लास्ट बॉल पे छक्का जाएगा और मैच जीत जाएगा कोई, उससे भी ज्यादा अचंभित करने वाली बात थी। आप चुनाव से पहले देखोगे तो कोई मान ही नहीं सकता था कि वहां से फैजाबाद सीट से राम मंदिर जहां बना हुआ है उस सीट से बीजेपी हार जाएगी। ये बात अगर उस वक्त कोई कहता चुनाव से पहले तो उसको जो है ऐसा कहा जा सकता था कि वो पागल हो गया है। लेकिन चुनाव ने एकदम सच में चौंका दिया है और इसी को कहते हैं लोकतंत्र की खूबसूरती। अब बात करते हैं कि अब जो चुनाव हो चुके हैं उसके अलावा अब जो जिन राज्यों के जो चुनाव होने हैं उसमें सबसे खास है इस बार महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजनीति में देखेंगे तो इस बार जो है वो बीजेपी यानी एनडीए को बड़ा झटका लगा है। यहां से एनडीए को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। उस वक्त भी माना जा रहा था, चुनाव से आप ठीक पहले जाएंगे तो उद्धव ठाकरे को माना जा रहा था, जब पार्टीशन हुआ था उनके पार्टी का, उसके बाद माना जा रहा था कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से डाउनफॉल चले गए हैं, उनकी पार्टी अब कुछ नहीं कर सकती है, शिवसेना के दो टुकड़े कर दिए गए थे। लेकिन उसके बाद यह भी कहा जा रहा था जिस तरीके से कि शरद पवार जो हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं और उनका अब 84 साल एज हो गया है, अब क्या कर पाएंगे। लेकिन इस बार का जो लोकसभा चुनाव है उसमें अगर महाराष्ट्र में कोई हीरो बनकर उभरा है तो वो है शरद पवार। शरद पवार ने बता दिया है कि वो असली शरद पवार वही हैं और राजनीति के सिकंदर भी वही हैं।
तो शरद पवार का जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ और सिक्के के दूसरे पहलू को अगर आप देखेंगे तो वो है इंडिया गठबंधन। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने इस बार महाराष्ट्र में प्रदर्शन किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है, लेकिन उसमें अभी आप अंदर जाकर के देखेंगे तो उद्धव ठाकरे इसमें मतलब थोड़ा सा लो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 21 सीटों पर लड़ा था और उन्हें जीत मिली 9। वहीं कांग्रेस 17 पे आई और 17 से 13 सीटें जीतकर बड़ा ही चौंका दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का कहना है कि अगर उसे 5 सीट और मिलती तो 5 में से 4 जीत जाती। लेकिन अगर आप अभी की बात करें, अभी हाल में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया एमवीए ने, महाविकास अघाड़ी ने, और बताया है कि वो फिर से इसमें विधानसभा चुनाव में वो तीनों पार्टी मिलकर के लड़ने वाली है। तो अभी की जो स्थिति जो देखी जा रही है तो कहीं ना कहीं एमवीए जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता जा रहा है। मतलब आप अगर 2024 के चुनाव को आधार मान करके चले तो उसमें एमवीए जो है वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। शिवसेना यानी कि शिंदे गुट पर बहुत ज्यादा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि बीजेपी पर। वहीं अगर आप एनडीए की तरफ नजर दौड़ाएंगे तो इसमें एनडीए के अंदर सबसे अच्छा अगर किसी का प्रदर्शन रहा है तो वो रहा है शिंदे का। मतलब कि उन्होंने बहुत अच्छा बेस्ट अपना परफॉर्मेंस दिया है। वहीं यहां पे अगर देखेंगे तो अजीत पवार को 4 सीट मिली थी, अजीत पवार की पार्टी को, लेकिन उसमें से महज 1 सीट जीत पाई। तो अगर कहीं ना कहीं आप अगर इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि अजीत पवार ने एनडीए में सबसे खराब प्रदर्शन किया, वहीं अगर इसकी एमवीए की बात करेंगे महाविकास अघाड़ी की, तो उसमें उद्धव ठाकरे का जो परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत खराब रहा है। तो इस तरीके से देखिएगा, अजीत पवार की अगर बात करें तो उनकी पत्नी तक जो है अपना सीट हार गई थी। तो ये सारे चीजें को, समीकरण को अगर मिला दिया जाए तो इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। और इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडिया गठबंधन यानी कि जीतता हुआ दिखाई दे रहा है और भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे तो आप जिस तरीके से क्रिकेट में कहा जाता है कि आखिरी बॉल तक आप उम्मीद नहीं छोड़ सकते हैं कि कौन जीतेगा, या फिर आप नहीं बता सकते हैं कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। आखिरी बॉल पे भी अगर 6 रन चाहिए होता है तो लास्ट बॉल तक उम्मीद टिकी होती है कि छक्का मारा जा सकता है। तो उसी तरीके से आप ये तो नहीं कह सकते हैं, या हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन अब पिछला जितना भी समीकरण है उसको देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडिया गठबंधन जो है यानी एमवीए जो है वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि तीनों मिलकर के वहां से लड़ने वाले हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, क्या एनडीए जो है वहां पे जीत दर्ज करेगा या फिर महाविकास अघाड़ी जो है उसका सिक्का चलेगा? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।